धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिनंदन और स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्लान, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन और इसके साथ जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड हैं, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें कंपेल करते हैं कि रिसर्च को हम किस अप्रोच में ले जाएँ। तो ये 3-4 मेन टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मेरा आज का लेक्चर रहेगा। और आज का जो ये लेक्चर है, ये थर्ड मतलब तीसरे दिन का है। एक्चुअली बोले तो ये दूसरे दिन का लेक्चर है। कल भी एक ऐसे ही लेक्चर सीरीज होगी और परसों भी होने की संभावना है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इसमें जुड़िए और कल के लेक्चर में भी सभी को जुड़वाइए और साथ ही साथ परसों के लेक्चर के लिए भी बाकी लोगों को भी मोटिवेट करिए। तो देरी ज़्यादा मैं आज समय नहीं लूँगा, मुश्किल से आधे घंटे का मेरा लेक्चर रहेगा। तो शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, रिसर्च का एक कमोबेश लेमैन टर्म्स में जो समझाने की जो डेफिनिशन होती है वो। तो रिसर्च क्या होता है? तो सबसे पहले रिसर्च में आता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, उसके बाद आता है एग्जॉस्टिक ट्रीटमेंट, उसके बाद आता है एक सर्च एंड सॉल्यूशन का भी प्रोसेस होता है रिसर्च। फोर्थ एग्जैक्टनेस यानी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जो कंसिडरेशन आते हैं। उसके बाद एनालिसिस, आप सभी को पता है किसी चीज को आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। फिर आता है जैसे हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने जाते हैं। तो आप जान गए होंगे अभी तक कि फैक्ट क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, फिर नॉलेज और विस्डम क्या होता है। तो इन सारे डायमेंशंस को रिसर्च देखता है। इसके अलावा रिसर्च में एक बहुत बहुत बड़ा चीज होता है कि आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। रिसर्च किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, किसी चीज के निर्माण यानी किसी चीज के सृजन के लिए किया जाता है, किसी चीज के कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। और ऑब्वियसली लास्ट पार्ट रिसर्च का आता है एथिकल पार्ट। जब आप एथिकल रहेंगे यानी आप ऑनेस्ट रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, आपके अंदर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी रहेगी, आपकी अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी भी अच्छी रहेगी, तभी आप एक अच्छे रिसर्चर बन पाएंगे। तो रिसर्चर इन सारे खूबियों के हिसाब पे, इन सारे कैरेक्टर्स और फीचर्स के हिसाब पे हम रिसर्च को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च जो होता है, डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ फीचर्स आपको बता दिए। जो ऊपर थे वो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी थे, एक आइडिया देने का था। बट मोर और लेस जितने भी डेफिनेशंस आप रिसर्च का पढ़ेंगे उनमें ये चीजें आएंगी। सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसमें आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, एनंसिएट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फैक्ट्स और डाटा का कलेक्शन होता है, उनका एनालिसिस होता है, उसके बाद उसको जनरलाइज करते हैं या फिर आप उनसे पहले से क्रिएटेड जो थ्योरीज है उनको आप पार्टिकुलराइज करते हैं, यानी किसी कंक्लूजन पे जाते हैं। या जनरल कंक्लूजन हो सकता है या पार्टिकुलर कंक्लूजन हो सकता है। और इसमें क्या होता है, रिसर्च में थ्योरी फॉर्मुलेशन एक इंटीग्रल पार्ट होता है। थ्योरीज भी डिफरेंट टाइप की होती है, बट कुछ थ्योरीज ग्राउंडेड थ्योरीज होती है, कुछ थ्योरीज दूसरी थ्योरीज को लीड करती है, बट जनरली रिसर्च में थ्योरी फॉर्मुलेशन होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी रिसर्च को कैसे डिफाइन करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट कराए हैं, ये मोर और लेस ये लगभग हर जगह पिछली वाली जो थी थोड़ा वेग थी, बट अब हम एग्जैक्टनेस में आएंगे तो पता चलेगा कि रिसर्च क्या है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, ये मतलब क्लैरिटी के साथ एक एग्जामिनेशन है, स्टडीज इंक्वायरी है। उसका इसमें डिस्कवरी करते हैं, किसी चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं। ये सारी चीजें जब टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे फिर ये आती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी। इसमें डिस्कवरी होता है, फैक्ट्स को हम इंटरप्रेट करते हैं, एक्सट्रापोलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सेप्टेड थ्योरीज को हम फिर से रिवाइज करते हैं। जो मैंने बताया, एक ग्राउंडेड थ्योरी होती है, फिर या फिर ऐसी थ्योरी होती है जो दूसरे थ्योरी को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। लॉज, रूल्स, नॉर्म्स बनते हैं रिसर्च के कारण मैंने, या फिर जो भी एक रिसर्च का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होता है। जब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च में तो दो रिसर्च आएगा, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इन सारी चीजों को लेकर जो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने लिखा है, research is an original contribution to the existing stock of knowledge, making for its advancement. It is pursuit of truth, ठीक है, इन pursuit of truth. It is a systematic method. इसमें systematic approach यूज होता है ना। इतना तो समझ गए आप। एक बार हम देख लेते हैं मोटा मोटी तौर पे टाइप्स ऑफ रिसर्च
अलग अलग बेसिस पे क्या क्या होते हैं। तो जो लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होते हैं, कोरिलेशनल होते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होते हैं, एक्सप्लोरेटरी होते हैं और एक्सपेरिमेंटल होते हैं। डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज को आप सिंपल में आप समझते जाइए, डीप में हम जाएंगे इसके बाद। डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोरिलेशनल या कॉजल रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच में क्या कॉज है, क्या रिलेशनशिप है, उसको ढूंढ रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किसी भी फेनोमेना को, किसी भी अकरिंग को, किसी भी इवेंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी फर्स्ट स्टेप समझिए, किसी चीज को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान है या फिर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो मोस्टली फिजिकल साइंसेज में होता है, जो लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। आउटकम पे बेसिस पे रिसर्च को फंडामेंटल, प्योर या बेसिक बोलिए, और अप्लाइड रिसर्च, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स को। सिमिलरली लॉजिक के आधार पर, जैसे कल प्रशांत साही जी ने बताया होगा, डिडक्टिव अप्रोच ऑफ रिसर्च एंड इंडक्टिव अप्रोच ऑफ रिसर्च। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेस के आधार पर। तो दो रिसर्च होते हैं, इसको लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और सारे उस समय ना कल्मिनेट हो जाएंगे, सारा लेक्चर का कल्मिनेशन इस पे आके होगा। इंक्वायरी मोड यानी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप जानते होंगे, आप जैसे किसी से बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, तो कोई पहले से माइंड में स्ट्रक्चर लेके आप पापा से या माँ से बात नहीं करते। बट आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जब भी आप रिसर्च का प्रपोजल जब आप प्रेजेंट करेंगे, तो वो जो फॉर्मेट होता है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। तो सिमिलरली रिसर्च में भी जो रिसर्च होता है, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी हो सकता है या स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी हो सकता है। जैसे मार्केट बेस्ड रिसर्च मोस्टली जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइप होते हैं। आइडिया या कॉन्सेप्ट के आधार पर आप जब रिसर्च करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, या तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होते हैं या एम्पिरिकल। एम्पिरिकल इन द सेंस जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो सेंसरी ऑर्गन से हम देख पा रहे हैं, उस टाइप के रिसर्च को हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। बट जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होता है वो दिमाग में ज्यादा होता है। जैसे एक फेमस डायलॉग है, कोगीतो एर्गो सम, मतलब जो मैं सोचता हूँ वही हूँ, सोचने के कारण ही मैं हूँ। तो इस टाइप का फॉर्मुलेशन, जो इस टाइप की जो थॉट प्रोसेस आती है, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के कारण आती है। और एक्शन रिसर्च एक अलग से मैंने ऐड किया है, जो कि एकदम एप्लीकेशन पार्ट जो है अप्लाइड रिसर्च का एक एडवांस्ड फॉर्म है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब चलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेल्फ डिस्क्राइब करेगा किसी भी चीज को। बट इसमें क्या होता है, एक चीज आप ध्यान देंगे, ये हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी ये सारे क्वेश्चन है, इनको आंसर करता है। बट बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में ज्यादातर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स यूज होते हैं। जब हम हाउ को या फिर व्हाट, वेयर, इनको आंसर जब कर रहे होते हैं, हाउ छोड़कर बाकी दूसरे चीजों को, तो हम क्वांटिटी का यूज करते हैं। बट जब हाउ मतलब एक फीलिंग एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं, तो क्वालिटेटिव टाइप का होता है। तो इसमें फेनोमेना को, किसी फेनोमेना को हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास थोड़ा नॉलेज होता है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम नए चार्टर में, नए जंगल में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप ऐसे समझिए कि हम लोगों को किसी एक जंगल में तुलसी का पौधा खोजने जाना है। तो पहले से इतना ही पता है कि तुलसी का पौधा होता है या कैसे होता है, या ये हो सकता है तुलसी का पौधा ही पता ना हो। फिर भी हम जो पहली बार कोई चीज की डिस्कवरी होती है, वो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होती है। बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज, उसके बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, तब हम उसको थ्रेडवेयर एनालिसिस एकदम बांट बांट के डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसके कारण, मतलब मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, अर्थ के टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण आया या किस कारण। तो ये कहाँ से हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें टेक्टोनिक जो प्लेट थ्योरी है वो पता है, या फिर अन्य जो अर्थ के अंदर इवेंट्स होते हैं वो पता है, यानी पहले से हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हर बार आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, जिसमें अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग ग्रुप्स में हम सिमिलर टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो वो उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी दवा का, मान लीजिए आइवरमेक्टिन है, कोविड में लॉन्च हुआ, तो उसको टेस्ट किया गया होगा आइवरमेक्टिन को डिफरेंट एज ग्रुप्स पे। तो क्रॉस सेक्शन यानी किसी भी ग्रुप्स को हम
सेक्शनली, मतलब बीच टाइम में डिवाइड करके वन टाइम ही डाटा कलेक्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो बोलते हैं, ये भी डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करता है किसी भी फेनोमेना को, लेकिन ये लॉन्ग टाइम पीरियड्स तक चलता है। इसको एक दूसरे नाम से हम लाइफ टाइम स्टडी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मान लीजिए आप सेम पर्सन को, एक ही व्यक्ति को, आपकी उसके बचपन में भी आपने उसी से डाटा कलेक्ट किया, उसके एंगर, उसके मतलब बिहेवियर पे, फॉर एग्जांपल वो किस मूड में एंग्री होता है, किस मूड में सैड होता है। तो अगर इस टाइप का साइको एनालिटिक रिसर्च कर रहे हैं तो सेम आदमी का बचपन का डाटा लिया आपने, फिर 10 साल बाद लिया, फिर 10 साल बाद लिया, तो ये सेम इंडिविजुअल के ऊपर आप रेगुलर कर रहे हैं। एक कोहोर्ट स्टडीज होता है, कोहोर्ट स्टडी ग्रुप में होता है। जैसे आप सिर्फ आपको डाटा चाहिए प्रोफेसर्स का, तो एक कोहोर्ट प्रोफेसर्स का आपने लिया, फिर सिर्फ डाटा चाहिए डॉक्टर्स का, यानी ग्रुप में डिवाइड करके। इसमें कोई टाइम पीरियड का नहीं होता, बट एक ग्रुप रिसर्च का एक पार्ट होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव में ही आता है। सर्वे रिसर्च आपको पता ही है, सर्वे करते हैं हम, लोगों से जाकर मिलते हैं, उनके बारे में उनसे एनालिसिस लेते हैं। और सर्वे रिसर्च में हम अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी रख सकते हैं, डेल्फी का टेक्निक यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे अन्य अन्य चीज, जैसे आप किसी से बात करने जाएंगे हरियाणा में किसान वाले मुद्दे पे, तो वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बताएगा और बहुत ज्यादा आपको डाटा मिलेगा। अब उसको क्या करेंगे आप, हो सकता है आप उसको क्वांटिटेटिव एनालाइज करें या क्वालिटेटिव एनालाइज करें। तो ये होता है सर्वे रिसर्च डिस्क्रिप्टिव में। कोरिलेशनल स्टडीज मैंने बता दिया है, कोरिलेशनल और कॉजल दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कोरिलेशनल में आप जो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं, और कॉजल में उस रिलेशनशिप का कॉज एंड इफेक्ट पे ज्यादा देखते हैं। कोरिलेशन में एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ ये रिलेशनशिप है, किस टाइप का है, और लेकिन इसमें डायरेक्शन, कॉजल कंपैरेटिव में आप क्या करते हैं, एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि हाँ इस इफेक्ट के कारण, ये कॉज के कारण ये इफेक्ट हो रहा है, ये कॉज के कारण ये इफेक्ट हो रहा है। जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तब ये और भी ज्यादा क्लियर होगा कि कॉज एंड इफेक्ट कैसे हम देखते हैं। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च आज आपको सुबह पढ़ाया होगा नैन्सी जी ने। एक्सपोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल रिसर्च में डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि कोई घटना हो गई है, सपोज करिए अभी एक बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, तो उसका इफेक्ट जब तक रहेगा तब तक एक्सपोस्ट फैक्टर होगा। जब इफेक्ट जो है रिसीड हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड हो जाएगा, तब उसी चीज को हम केस स्टडी में कंसिडर कर सकते हैं या हिस्टोरिकल रिसर्च में कंसिडर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिकली 30 से 40 साल पीछे के इवेंट्स को अगर स्टडी करें तो हिस्टोरिकल होता है। एक्सपोस्ट फैक्टो अभी ही होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल भाई साहब डिस्कस किया गया था, हम भी अभी डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल रिसर्च में अब ये बात है कि एनालिटिकल रिसर्च में हमारे पास क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स में डाटा होता है, बट वो डाटा जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है, वो डाटा खुद से स्पीक नहीं कर रहा होता है, बता नहीं रहा होता कोई इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एनालिटिकल में कभी कभी उस डाटा को अरेंज करने की, कोडिंग करने की, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ सकती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी लेके आए, उस डाटा को रेलेवेंट हो, उस डाटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। ये होता है एनालिटिकल रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होता है जो मैंने आपको समझा दिया। देखिए कोरिलेशनल रिसर्च ये हुआ, फॉर एग्जांपल टीचर्स का अपने रिलेशनशिप पता करना है कि टीचर्स का परफॉर्मेंस एक स्टूडेंट के बैच पे कैसा हो रहा है। तो टीचर के आप क्लास के टीचिंग स्टाइल को जब आप इवेलुएट करेंगे तो ये कोरिलेशनल रिसर्च हो जाएगा कि टीचर अगर मान लीजिए मल्टीमीडिया का यूज कर रहा है क्लास में, तब उसके स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, या फिर उसके क्लास को किस रूप से स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को जब आप नॉर्मली ढूंढना चाहते हैं तो इसमें कोरिलेशनल रिसर्च होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो होते हैं वो कोरिलेशनल ही इन नेचर होते हैं, क्योंकि जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को ही तो आप स्टैब्लिश कर रहे हैं और प्रूफ करना चाह रहे हैं। जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम चाहते हैं, कोई भी रिसर्चर चाहता है एक्सेप्ट हो, तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो रिसर्च में जो हम कोरिलेशन स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उसको, और इसी में क्या है कि एक को मैंने मान लिया, सपोज करिए मैं एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च कर रहा हूँ तो दो वेरिएबल ढूंढूंगा पहले। इसमें तो मैं थ्योरी जनरेट करने जा रहा था कोरिलेशनल में, बट कॉजल में मैं कॉज एंड इफेक्ट खोजने की कोशिश करता हूँ, उसमें से कुछ रीजन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली कॉजल रिसर्च जो है वो मोस्टली मैच करता है हिस्टोरिकल या एक्सपोस्ट फैक्टर या केस स्टडीज रिसर्च से। अब हम आते हैं एक्सपोस्ट फैक्टर।
एक्स पोस्ट फैक्टर मोस्टली सोशल साइंस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ, इसमें वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट घटना हुई है और आपके पास इतना लिवरेज नहीं है कि आप उस सिचुएशन में जाके आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चीज को आप अपने हिसाब से चेंज कर सके। हिस्टोरिकल रिसर्च में खत्म, ये एक्स पोस्ट फैक्टर ही जैसा है बट उसका खत्म हो चुका होता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च आप देख चुके हैं जिसमें आपको फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और जो ज्ञान जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आइडियाज होने चाहिए। इंपिरिकल रिसर्च जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले तो करता है बट इतना बड़ा रोल उसका नहीं होता है कि वो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड ही हो, एग्जैक्ट थ्योरी बेस्ड हो। इंपिरिकल रिसर्च में, इंपिरिकल मतलब आप सेंस कर सकते हैं, इसमें डाटा है बट इसका डाटा जो है ऑब्जर्वेशन, यानी सेंसरी ऑर्गन्स, जो आंख, नाक, कान, हमारे 5 सेंसेस है, उस पे ज्यादा होता है, ना कि रैशनल थिंकिंग, ना कि हम दिमाग से लॉजिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उससे ये रिलेट नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। एनालिटिकल रिसर्च मैंने बताया, इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन रिसर्चर के पास पहले से होता है। बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होता है इसके पास, वो स्पीक बता नहीं रहा होता है कुछ, उससे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा होता है। सपोज करिए एक रोल है आपके पास जिसमें लिखा है रोहित 19, अमित 45, राहुल 36, पूजा 50। तो इससे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा है, बट इसी में आप अगर एवरेज निकालें तो ये बोल सकते हैं कि ये 4 बच्चों का ये एवरेज था, 4 बच्चे रहे होंगे क्लास में, इसका एवरेज ये रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी लिखा हो सकता है, क्लास का आपको अटेंडेंस शीट मिल गया, मार्कशीट मिल गया, सॉरी, उसमें अलग अलग बच्चों के मार्क्स चढ़ाए हुए हैं, तो आप इससे ये डाटा निकाल सकते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका परफॉर्मेंस लड़कों के मुकाबले कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ चीजें गायब होती हैं, तो आपको ऐड करना, एक्स्ट्रा डाटा उसी से रिलेटेड, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड समझकर आपको लाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च 2 वेरिएबल जो होते हैं या 2 सिचुएशन, उनके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लोरेटरी नया एस्टेब्लिश करने जाता है, एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेटरी में कभी भी आप ध्यान देंगे कि 2 वेरिएबल, 2 सिचुएशन, 2 एस्पेक्ट या 2 फेनोमेना, ये 2 मिनिमम होना इनका जरूरी है, तभी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे। कॉजल रिसर्च भी एक्सप्लेनेटरी का ही एक पार्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल, स्ट्रेस कैसे हार्ट डिसीज को इफेक्ट करता है, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का पार्ट है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है बिगिनिंग ऑफ रिसर्च में जनरली होता है, जब मैंने बताया, जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं। और इसमें कई बार ऐसा होता है एक्सप्लोर करने जाने से पहले, जब हमको कुछ पता है थोड़ा, तो हम एक स्मॉल स्केल स्टडी करते हैं कि हाँ ये मतलब फिजिबल चीज है कि नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। कोई भी रास्ता ले सकते हैं, जंगल में आपको तुलसी का पेड़ खोजना है तो आप किसी रास्ते से भी जा सकते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको तुलसी के पेड़ का रास्ता डिस्क्राइब पता चल चुका है ना, तो आप अब क्या करेंगे, उस रास्ते को डिस्क्राइब करेंगे, पेड़ को डिस्क्राइब करेंगे, सारे वातावरण को डिस्क्राइब करेंगे। बट इसमें क्या है, मान लीजिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में फर्स्ट टाइम आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बिगिनिंग में जो होता है, तो आप एक बार डबल थिंकिंग करेंगे, फिर एक छोटा स्टडी भी करेंगे, तो इसको फिजिबिलिटी स्टडी या पायलट स्टडी भी बोलते हैं, स्मॉल स्केल स्टडी भी बोलते हैं। बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो लैक कर रहे हैं हम, वो मिल जाए और हमारे रिसर्च जो है, रिसर्च का पर्पस जो है फुलफिल हो, वेस्ट ना जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, चूंकि ग्राउंड पे जाना है तो प्राइमरी डाटा लेना होगा, तो सेकेंडरी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, कई बार नहीं भी होता है, मैं बता रहा हूँ, कई बार लेकिन होता है, तो जो सेकेंडरी डाटा है उसका यूज करेंगे हम मोस्टली बिगिनिंग स्टार्ट करने से पहले। हाँ, इसमें इस रिसर्च में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक और डेल्फी टेक्निक यूज कर सकते हैं। डेल्फी टेक्निक यानी एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के हम डिस्कस करके उनका राय ले सकते हैं, बड़े लोगों के साथ बैठ करके जो उस रिलेटेड उन्होंने कुछ किया हो तो कर सकते हैं ये। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मोस्टली फिजिकल साइंसेज, यानी जो नेचुरल साइंसेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अन्य जो साइंस डिपार्टमेंट्स है, उसमें मोस्टली होते हैं। सोशल साइंसेज में भी हो सकते हैं बट मोस्टली उधर होते हैं। तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नाम से ही लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट होता होगा, तो एक्सपेरिमेंट में 2 वेरिएबल होते हैं,
एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें 3 चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैनिपुलेशन, कंट्रोल और हाँ, मैं आ रहा हूँ, कंट्रोल, मैनिपुलेशन और उसके बीच में मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन, ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता करना है कि कॉफी पीने से कैंसर होता है, ये एक हाइपोथेसिस है। तो एक वेरिएबल कॉफी है, दूसरा कैंसर है ना। तो एक वेरिएबल को आप अपने कंट्रोल में रखोगे, एक वेरिएबल को आप फ्री रखोगे। जो वेरिएबल आप कंट्रोल में रखोगे उसको एक्सपेरिमेंट ग्रुप बोलोगे या कंट्रोल वेरिएबल बोलोगे। जिसको फ्री रखोगे उसको जिसको कंट्रोल में रखोगे वो कंट्रोल ग्रुप है, जिसको फ्री रखोगे वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है ना। या फिर उसको जिसको फ्री रखते हैं वो इंडिपेंडेंट है, जिसको कंट्रोल में रखते हैं वो डिपेंडेंट है। तो कॉफी से कैंसर होता है, कॉफी के साइज को अगर हम ज्यादा बढ़ा रहे घटा रहे, मान कॉफी के कंजम्पशन को, तो वो कैंसर पे इफेक्ट हम देख रहे हैं। ज्यादा कॉफी पीने से ज्यादा कैंसर होता है क्या? कॉफी की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, रेगुलर पीने से कैंसर होता है क्या? तो कॉफी को हम अपने हिसाब से, कॉफी के क्वांटिटी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी हम अपने हिसाब से उसको चेंज करके कैंसर पे उसका असर देख रहे हैं अलग अलग लोगों पे। ये समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हम देखें कि एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होता है क्या, वजन घटता है क्या? तो एक्सरसाइज के फ्रीक्वेंसी, टाइम, इंटरवल, इन सबको हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हैं, फिर देख रहे हैं दूसरे पे कंट्रोल वो हो रहा है कि नहीं। तो एक्सरसाइज जो है, वेट लॉस जो है, एक्सरसाइज पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। यानी वेट लॉस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सरसाइज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेट लॉस को हमने कंट्रोल किया है, उस पर कोई चेंजेस अपने हिसाब से मैं मैनिपुलेट करके नहीं आने दे रहा हूँ। उस पर सिर्फ जो चेंज आएगा वो एक्सरसाइज से आएगा। इसलिए वेट लॉस जो है मेरा कंट्रोल वेरिएबल है और एक्सरसाइज जो है मेरा एक्सपेरिमेंट ग्रुप है या एक्सपेरिमेंट वेरिएबल है। डिस्क्रीट और एक्सट्रानियस के बाद में आएंगे। इसी एग्जांपल से मैं एक्सट्रानियस अब समझाता हूँ। मैंने रिसर्च कर रहा था ना एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है कि नहीं, लेकिन इसमें कई बार ऐसे वेरिएबल होते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे रिसर्च में आ जाते हैं कहीं से भी। तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है कि सपोज करिए ये एग्जांपल था, एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है, लेकिन एक ऐसा वेरिएबल था जो हमारी रिसर्च में आ गया और वो वेरिएबल था एज का। ठीक है, हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट ग्रुप था, जो हमारे हाइपोथेसिस में जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट लिया, उनके साथ ऐसा हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है उनका, जब मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट 70 से 80 के एज गैप में जब वो जा रहे हैं, एज उनका जैसे ही बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली वेट लूज हो रहा है। उससे तो एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये एज का फैक्टर एक्स्ट्रा कहीं से आ गया जो मुझे पता ही नहीं चला कि एज का फैक्टर कहाँ से आ गया है। सिमिलरली गर्मी में जो है लोगों का, सपोज करिए ठंडी में बुखार होता है, ठीक है, ठंडी में लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो एक चीज हमने कंसीडर ही नहीं किया कि ठंडी में लू भी तो चलती है। तो लू क्या हो गया, लू सॉरी बोल रहा हूँ मैं, जो कोल्ड वेव चलता है, शीतलहर चलती है। ठंडी में लोग बीमार हो रहे हैं कपड़े नहीं या बिहेवियर के कारण, वो मेरा प्रपोजल था। बट क्या हो रहा है, यहाँ एक एक्स्ट्रा से वेरिएबल आ जा रहा है, वो कोल्ड वेव का, वो हमने कंसीडर ही नहीं किया। तो कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो हमारी नजर में नहीं होते हैं। तो जब तक वो वेरिएबल हमारी नजर में नहीं आ रहे हैं, और जब तक वो, ऑब्वियसली वो नजर में नहीं आ रहे हैं, तभी एक्सट्रानियस वेरिएबल है। लेकिन जो हमारा, अगर उसने हमारे रिजल्ट पे असर डाल दिया, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर उसने रिजल्ट पे असर डाल दिया, तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया। कंफाउंड क्या कर दिया, हमारे हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को उसने कंफाउंड कर दिया, यानी पर्दा डाल दिया, यानी छुपा दिया, यानी हाइड कर दिया। तो उस सिचुएशन में जो एक्सट्रानियस वेरिएबल है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, जो हमारी नजर में नहीं था, अगर वो हमारे स्टडी पे असर डाल देता है, इफेक्ट कर देता है, तो उसका नाम कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाता है। देखिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल का एग्जांपल दिया है यहाँ। हॉट टेम्परेचर, यानी रेट ऑफ आइसक्रीम कंजम्पशन से नंबर ऑफ सनबर्न्स ज्यादा होते हैं। ऐसा एक वो है, क्योंकि आइसक्रीम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के उसको रिड्यूस कर देते हैं। बट ये यहाँ प्रूव करना चाह रहा था कि रेट ऑफ आइसक्रीम आइसक्रीम ज्यादा अगर लोग खाएंगे तो सनबर्न्स भी ज्यादा होंगे। बट इसमें एक चीज
छूट गया, या आइसक्रीम खाने सपोज करें बाहर जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो सनबर्न्स होने का मेन रीजन है हॉट टेम्परेचर। वो जो है रिसर्चर के आंख से ओझल हो गया। तो ये क्या था, हॉट, अगर वो सनबर्न ज्यादा करने लगे, इफेक्ट डालने लगे, जब तक वो नजर नहीं आ रहा था तब तक एक्सट्रेनियस था, और जब नजर वो इफेक्ट डाल दिया, सनबर्न्स करने लगा, तब वो क्या हो जाएगा, हमारा जो हॉट टेम्परेचर है यहाँ पे वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा। एक वेरिएबल होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो दो वेरिएबल के बीच में वो आ जाता है, मतलब इंटरवीन करता है, इनडायरेक्टली दूसरे पे वो असर करता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटर वेरिएबल भी करते हैं, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लिंक स्टैब्लिश करते हैं, और ये डायरेक्ट असर नहीं होता है उसमें, बट इनके माध्यम से असर होता है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे कैंसर स्मोकिंग से है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, लेकिन इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, स्मोकिंग से डायरेक्ट लंग कैंसर नहीं होता है, बीच में टिश्यू डैमेज होता है, तब जाकर लंग कैंसर होता है। तो ऐसे जब हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो कुछ कुछ वेरिएबल्स होते हैं, बट यहाँ क्या है, टिश्यू डैमेज को ये मत समझिएगा कि ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है। स्मोकिंग से ही हो रहा है, दूसरा किसी कारण से नहीं हो रहा है, उसमें क्या था, कारण ही कोई और था। समझ रहे हैं, वेट लॉस का कारण वहां एज हो गया था, हम सोच रहे थे कि एक्सरसाइज है, इसलिए वो कंफाउंडिंग वेरिएबल था। देखिए, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इसमें एक्सट्रेनियस में रिलेशनशिप बताया है। स्मोकिंग से कोरोनरी हार्ट डिसीज होता है, ये मान लिया है मैंने, लेकिन बहुत सारी चीजें एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। क्या क्या है, जो स्मोक कर रहा है उसका एज, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका इंटेंसिटी, मतलब ज्यादा पीने का, या फिर उसका डेली लाइफ हैबिट, अगर वो पीता भी है लेकिन उसकी लाइफ हैबिट ऐसी है कि उसको मिटिगेट कर ले, तो वो कोई भी हार्ट डिसीज नहीं होगा। एक्सटर्नी उसके बाद मैंने लिखा है, इफ एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज द रियल रीजन फॉर एन आउटकम, मतलब जब रिजल्ट हो जाए, इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम चाहते थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही डिपेंडेंट पे कोई असर हो, लेकिन एक्सट्रेनियस के कारण अगर आउटकम हो गया तो उसको कंफाउंडिंग बोलेंगे, क्योंकि उसने हमारे रिलेशनशिप को, हाइपोथेसिस के रिलेशनशिप को कंफ्यूज कर दिया है, यानी पर्दा डाल दिया, यानी छुपा दिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फंडामेंटल, बेसिक और प्योर रिसर्च पे। इसमें क्या होता है, इसका काम होता है, फंडामेंटल रिसर्च हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये रिसर्च जो है, इस रिसर्च का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, नॉलेज बनाना। रिसर्च इज डन फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता, जबकि अप्लाइड रिसर्च में स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सोसाइटी के सॉल्व करने के लिए इसको किए जाते हैं। बेसिकली ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में यूज होता है। बट यहाँ क्या है, हम मान लीजिए एक रिसर्च कर रहे हैं, गरीबी क्या है, तो गरीबी के थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को अगर बनाना चाहते हैं तो वो हो गया फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन गरीबी कैसे हटाएंगे, ये रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च। और गरीबी हटाने के लिए अगर कोई मेजर लेकर अगर हम जमीन पे उतर गए और गरीबी हटाने का कोशिश करने लगे और उस मेजर को अप्लाई करने लगे, उस स्टेप को अप्लाई करने लगे, तब वो रिसर्च जो हो जाता है वो एक्शन रिसर्च हो जाता है, जो कि अगले स्लाइड्स में आएगा, आप समझ पाएंगे इजीली। डिडक्टिव अप्रोच आपने देखा होगा, इंडक्टिव अप्रोच आपने पढ़ा होगा। डिडक्टिव अप्रोच शुरू होता है जो किसी थ्योरी से, उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली डिडक्टिव अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि ऑल मेन आर मॉर्टल, ये जनरल स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि सुकरात भी एक आदमी है, सिमिलरली ऑल। तो इसका मतलब ये होगा, जनरल से स्पेसिफिक जैसे आएंगे तो सुकरात भी मर सकता है, यानी ही इज ऑल्सो मॉर्टल। तो डिडक्टिव अप्रोच भी सिमिलर चलता है। डिडक्टिव अप्रोच में सबसे पहले एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी, कोई भी थ्योरी होगी उसमें हाइपोथेसिस जरूर होगा। उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा के हिसाब से हम कोशिश चेक करना चाहते हैं कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या रॉन्ग है। तो डिडक्टिव में हम किसी भी थ्योरी से आते हैं, बट यहाँ हम थ्योरी को रिजेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्योरी जो बनती है वो हाइपोथेसिस पे ही बनती है। दूसरा इंडक्टिव अप्रोच होता है, इंडक्टिव अप्रोच में हम क्रिएट करते हैं, बना रहे होते हैं किसी भी चीज को, यानी किसी भी थ्योरी को बना रहे होते हैं। इसमें ऑलरेडी डिडक्टिव में थ्योरी बना था, तो ऊपर से नीचे हम आ रहे थे, इसमें नीचे से ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेनोमेना को देखेंगे।
उन फेनोमेना के बीच में एक पैटर्न देखेंगे कि इसमें क्या कनेक्टिविटी है, क्या कॉमनैलिटी है। उस कॉमनैलिटी के हिसाब से हम जनरलाइजेशन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रेट इज मॉर्टल, अलेक्जेंडर इज मॉर्टल, प्लूटो इज मॉर्टल, फिर वो क्या कहते हैं, कोई और भी मॉर्टल है। तो इस हिसाब से एक जनरलाइज्ड हम कर सकते हैं कि इन सारे में एक कॉमनैलिटी है, वो है मॉर्टैलिटी, यानी सब मर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमने एक थ्योरी बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, ऑल मैन आर मॉर्टल। इसमें भी यही 3 अप्रोच होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं इंडक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फैक्ट्स और फिनोमेना को, इवेंट्स को। उसके बाद उसमें से कॉमनैलिटी यानी एक पैटर्न ढूंढते हैं, और पैटर्न के बाद कहते हैं लॉज बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं जनरलाइजेशन के बाद। इसमें क्या होता है, डिडक्शन में ऑलरेडी लॉज और थ्योरीज बन गई है सपोज करिए। अब उनके थ्योरीज को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि ये यूनिवर्सल है कि नहीं, हर जगह लागू होता है कि नहीं, तो उसके यूनिवर्सलिटी को भी ढूंढते हैं। तो ये 2 अप्रोच होते हैं रिसर्च के, यानी 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हैं अप्रोच के हिसाब से, जो प्रशांत साई जी ने बताया होगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। मैंने बता दिया, इसमें स्ट्रक्चर तरीके से चलते हैं, पहले से डिसाइडेड होता है कि किस किस तरीके से चलना है। पहले से एक क्वेश्चनेयर मिल जाएगा तो उस हिसाब से चलना है, या फिर एक इंटरव्यू क्वेश्चनेयर के हिसाब से होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है जैसे मैं गया और बात करना शुरू कर दिया, वो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गया। क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इससे पहले हम जो है, हाँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली डिडक्टिव होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हाइपोथेसिस लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर हाइपोथेसिस को उस हिसाब से टेस्ट करते हैं, टेनेबल है या अनटेनेबल है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बेसिकली बिहेवियर एटीट्यूड को नाप रहे होते हैं। तो आप लोगों को क्वांटिटेटिव में जो 4 स्केल है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, वो यूज होता है। और क्वालिटेटिव अप्रोच रिसर्च में बेसिकली जो एटीट्यूड के स्केल है, लिकर्ट स्केल, गटमैन स्केल, ये सारे स्केल्स यूज होते हैं। बाकी जो है लिखा है आप समझ रहे होंगे, आगे और स्लाइड्स में मैं समझा दूंगा। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली जो है ह्यूमन बिहेवियर को, एटीट्यूड को, या फिर किसी अन्य चीज के बिहेवियर एटीट्यूड को हम समझ रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा यूज होता है, हार्ड फैक्ट यूज होता है, जबकि क्वालिटेटिव में जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स यूज होते हैं, इमोशंस यूज होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, क्वांटिटेटिव में चूंकि डाटा है और सब्जेक्टिविटी है, डाटा ह्यूज नंबर में है, तो इसलिए सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो इसमें हम जो अप्रोच यूज करते हैं, क्योंकि इमोशन नहीं है, अपना सेल्फ नहीं जुड़ा है, इमोशन की बातें होंगी तो मैं भी तो जुड़ जाऊंगा, मेरा भी एक सब्जेक्टिविटी आ जाएगा, मेरा भी एक लोकस स्टैंडर्ड आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं आएगा। इसमें क्वांटिटेटिव में नंबर्स यूज होंगे और बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहेगा। ये क्वालिटेटिव जो है, हाउ व्हेन, इनको ज्यादा हाउ व्हेन के क्वेश्चन में ही इमोशंस आते हैं कि कैसे हुआ। तो हाउ में ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं आ सकते, बट आ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, नंबर्स एड करते हैं, नंबर्स उसमें भागी बनते हैं उस इमोशन को एक्सप्लेन करने का। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग यूज होता है क्वालिटेटिव में, क्योंकि हम पैटर्न ढूंढ रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और किसी चीज को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बता दिया। इसमें बेसिकली वर्बल डाटा, वर्ड्स, फिगर, इमेज, फोकस ग्रुप, डिस्कशन, ये सारी चीजें ज्यादा होती। इसमें डाटा जो है नंबर, स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सर्वे, स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, ये ज्यादा यूज होती हैं क्वांटिटेटिव में। सिमिलरली क्वालिटेटिव जो है वो होलिस्टिक होता है। ये जो होता है वो होलिस्टिक नहीं होता है, इसमें स्पेसिफिक एक मतलब ये इंटीग्रेटिव होता है। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी को जब हम कर रहे हैं ना, तो शुरू से अंत तक एनालाइज करेंगे, एक एक चीज, एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे। जबकि क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी कुछ अवेलेबल है, उसी को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम किसी भी टाइप का सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिक हो जाता है, होलिस्टिक नहीं रह पाता, उतना इंटीग्रेटिव नहीं हो जाता है। जबकि क्वालिटेटिव में हमारे पास कुछ खास वो नहीं है, स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो इसमें हम अपना इनोवेशन यूज कर सकते हैं क्वालिटेटिव में। और जो सोशल साइंस के रिसर्च होते हैं, साइंस के रिसर्च होते हैं, इनमें डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जैसा ही है। क्वालिटेटिव में हम ज़्यादा क्या कहते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर, पैटर्न, चॉइसेस, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा लिबर्टी होती है। क्वांटिटेटिव में जो ऑलरेडी थ्योरीज हैं उनको टेस्ट कर रहे हैं। अब जो है नेचुरल साइंसेज में ऑलरेडी थ्योरीज बन गई है। अब रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी है, तो अलग अलग एलिमेंट पे हम रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे, यानी एक थ्योरी बनी हुई है, फिर डाटा कलेक्ट करना है, एलिमेंट को लाना है, चेक करना है।
उसमें तो ज़्यादा बिहेवियर का एस्पेक्ट आ नहीं रहा है। तो लेकिन आदमी है, व्यक्ति है, उस पे टेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि फिर वो तो समाज में रहता है, एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ही ज़्यादा हम करते हैं। इसमें हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। इसमें रिजल्ट जो होते हैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इसमें रिजल्ट जो है स्पेसिफिक होते हैं। और इसमें रिपोर्ट जो है नैरेटिव टाइप का रिपोर्ट होता है, यानी कहानी टाइप का होता है, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होता है, इसमें नैरेटिव टाइप का नहीं होता है, ज़्यादा स्टैटिस्टिकल होता है। एक्शन रिसर्च मैंने बताया, लर्निंग बाय डूइंग, ज़मीन पे जाके किसी चीज़ को हम जब कर रहे हैं, उसको हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। एक्शन रिसर्च जो है साइक्लिकल होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज़ प्लान किया, जैसे पायलट स्टडी आपने सुना होगा, वो भी एक्शन रिसर्च का पार्ट होता है, पायलट प्रोजेक्ट। इसमें क्या करना होता है, पहले कोई भी चीज़ को प्लान करना होता है, फिर एक्ट करना होता है, फिर ऑब्जर्व यानी मॉनिटर करना होता है, फिर रिफ्लेक्ट करना होता है कि जो हम इंटेंडेड आउटकम चाहते थे वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है, फिर से रिप्लान करेंगे। मान लीजिए किसी गाँव में एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव करना है, तो अप्लाइड रिसर्च में हम रास्ता बता सकते हैं, ऐसे-ऐसे करने से, ऐसे-ऐसे करने से एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। बट एक्शन रिसर्च में मुझे जाके वहाँ करना पड़ेगा। तो फिर एक प्लान लगाऊँगा मैं कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ गाँव में स्कूल खोलता हूँ। फिर स्कूल खोला, एक्ट किया, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, फिर ऑब्जर्व कर रहा हूँ एजुकेशनल लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। फिर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि इस लेवल तक बढ़ा, क्या हुआ, जो मैं चाहता था आउटकम वो हुआ कि नहीं। फिर देखा कि नहीं, नहीं हो रहा है, तो मुझे और भी चीज़ें करनी होगी। तो मैं क्या किया, फिर से रिवाइज़ प्लान किया, फिर से रिएक्ट किया, यानी साइक्लिकल नेचर है। फिर मैं क्या करूँगा, नहीं हुआ, फिर मैं नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाऊँगा, नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स बढ़ाऊँगा। स्कूल के अलावा मैं ट्यूशन देना शुरू करूँगा बच्चों को, क्योंकि मैं जो आउटकम चाहता था वो नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल और एम्पिरिकल समझा चुका हूँ। अब हम आते हैं रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च प्रोसेस पे। हमारे पास 5 से 10 मिनट का टाइम है, इसमें हम कर लेंगे। रिसर्च जो प्रॉब्लम होता है, रिसर्च प्रॉब्लम, कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले हमें किस एरिया में रिसर्च करना है, क्या करना है, वो चीज़ होना ज़रूरी है ना? तभी तो हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। रिसर्च प्रॉब्लम खोजने का मतलब ये सबसे इनिशियल फेज़ है रिसर्च करने का। इसमें उसके लिए मान लीजिए एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज उस फ़ील्ड में आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ना? जैसे मान लीजिए अगर आपने पीएचडी में तब भी अप्लाई किया होगा जब आपको उस फ़ील्ड में रीज़नेबल वो है, नॉलेज है। सिमिलरली आप एक रिसर्च का प्रॉब्लम ढूँढेंगे कि आप समाज में क्या सुधारना चाहते हैं या क्या रिसर्च करना चाहते हैं। कोई रिसर्च करना चाहता होगा कि चाइना का क्या ऐसा अप्रोच है जो मैं इंडिया में ला दूँ, तो वो उसके लिए रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। तो क्या-क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? सबसे पहले तो अपना ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो चुनना होता है, यानी सब्जेक्ट कह लीजिए आपकी भाषा में। उसके बाद उसको सब एरिया में, उसके बाद टाइम का कंसिडरेशन, एरिया का, ऐसा ना हो कि लंबा एरिया ले लिया मैंने, रिसर्च का फील्ड ऑफ इंक्वायरी मेरा बहुत बड़ा हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्पेस भी बड़ा ले लिया और उसके बाद टाइम फ्रेम भी बहुत बड़ा ले लिया, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि आज अभी तक उस पे रिसर्च हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, हम बढ़ सकते हैं। नहीं हुआ है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कि आगे कोई चीज़ हमें गाइड कर पाए या नहीं, या मदद हो पाए कि नहीं। हुआ रहे, अगर सपोज़ करिए हुआ है, पहले से हुआ रहे है रिसर्च, हो गया है ऑलरेडी, तो क्या करते हैं फिर हम फाइंड करते हैं गैप क्या है। इसमें भी कुछ ऐसे नुआंस होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे रिसर्च नहीं हुआ होगा। आज सपोज़ करिए कोई डिज़ास्टर पे रिसर्च करने जाए, तो उसको पता चलेगा कि भारत में हीट वेव और कोल्ड वेव को लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो एक हो गया ना रिसर्च गैप, उससे मिल गया। रिसर्च एरिया क्या था उसका, डिजास्टर था, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक फील्ड था। सब एरिया क्या था, पॉलिसी था। पॉलिसी के अंदर भी उसका टाइम फ्रेम रहा होगा, 2004 के बाद का टाइम फ्रेम रहा है, और उसके बाद भी एक फील्ड रहा है, इंडिया उसका स्पेसिफिक एरिया रहा है पूरा भारत। उसमें उसने देखा कि गैप है, और बहुत सारे पॉलिसीज़ बन चुकी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद पता चला कि यहाँ नहीं है। उसके बाद एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है कि मुझे क्या-क्या इसमें करना है। क्या मैं पॉलिसी बनाने ही लग जाऊँ? क्या मैं रिकमेंडेशन दूँ? या फिर पॉलिसी का ड्राफ्ट बना लूँ? उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने उसको एसेस करते हैं, रिव्यू करते हैं और हाइपोथेसिस बनाने की तरफ हम चल देते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले मैंने बताया अपनी इंटरेस्ट देखना होता है। ऐसा हो कि हमारा मैनेज कर सकते हैं, बहुत बड़ा ना हो, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हो और हमारा जो एक्सपर्टाइज़ है उसमें हो, और वो रेलेवेंट भी हो, ये भी देखना पड़ता है। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि उसपे जो अगर हम रिसर्च करने जाएँगे तो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, कौन-सी एजेंसीज़ डाटा देंगी,
इसरो से डाटा मिल सकता है क्या, मेट डाटा यानी गवर्नमेंट का मिल सकता है क्या, EMDAT का मिल सकता है, नासा दे सकता है क्या। इसके अलावा ये चीज़ देखना भी पड़ेगा कि अब डाटा भी लेना है, तो एथिकल इश्यूज हम देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उस पर रिसर्च हो गया है, रिसर्च गैप नहीं है, मैंने किसी और का रिसर्च चोरी कर लिया, या फिर सिमिलर रिसर्च यूएसए में हुआ, उसको सुपर इम्पोज मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, या फिर जो रिसर्च है उसका लैंग्वेज को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इंग्लिश में रिसर्च है उसको मैं हिंदी में कर दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को रिसर्च प्रॉब्लम से पहले देखना होता है। रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं कि रिसर्च के प्लान को, टाइम पीरियड को, जब हम एक्चुअल रिसर्च करने जाएंगे तो डाटा कहाँ से लाएंगे, इन सारे मतलब एक मास्टर प्लानिंग रिसर्च को लेकर, कितने टाइम में हमको मुझे लिख लेना है, कितने टाइम में कर देना है, कौन कौन सा डाटा लाऊंगा, ये सब रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। रिसर्च प्रोसेस में बाकी चीज़ें आएंगी। रिसर्च डिज़ाइन में एक्टिविटी मैंने बताया, फ्रेमवर्क, टाइम बेस्ड प्लान, इसमें हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कैसा मेथड है हमारे डाटा का, कौन सा हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डाटा किस टाइप का होना चाहिए। और रिसर्च डिज़ाइन इसलिए बना लेते हैं ना, किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग, एक फ्रेमवर्क बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च जो है इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। जो भी रिसोर्स है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज़ होंगे, हमारा एफर्ट भी बचेगा, सारी चीज़ें, और जो बायस है, यानी हमारा जो सब्जेक्टिविटी उसमें घुसता है वो नहीं होगा। फिर अपने पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, चूँकि पहले से प्लान बना रहेगा, प्लान के इतर अंदर-बाहर करने का हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। पहले से कोई प्लान नहीं रहेगा तो फिर सारी चीज़ें हैप-हैज़ार्ड हो जाएँगी। और रिलायबल रिसर्च होगा क्योंकि प्लान बना के हमने किया है, तो सिमिलर प्लान पे अगर कोई करना चाहे, तो हो सकता है अगर हमने वैलिड हमारा रिसर्च है तो वो सेम रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट उसको भी दे, अगर सेम प्रोसेस को भी यूज़ करे तो। इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। अब रिसर्च प्रोसेस में क्या-क्या आता है? रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, जो मैंने बोला, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, गैप्स ढूँढते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद रिसर्च का एक प्लान बनाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें हम स्टडी डिज़ाइन बनाएँगे, डाटा कलेक्शन का डिज़ाइन बनाएँगे, कैसा स्टडी होगा, उसका फ्रेमवर्क, एक्टिविटी से लेकर, टाइम से लेकर, पैसा से लेकर सारी चीज़ों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करने के कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने वाले हैं, कौन-कौन से सोर्स को यूज़ करने वाले हैं, सेकेंडरी सोर्स, टर्शियरी सोर्स, इन सबको करेंगे। ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करने का हम एक तरीका करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करना है। क्योंकि जो डाटा कलेक्शन के मेथड्स को जब आप करेंगे तब आपको आइडिया होने लगेगा कि नहीं, इसका तो डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में स्ट्रक्चर सर्वे मैं कैसे करूँ? तो फिर आप प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी में डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च प्रपोज़ल, और रिसर्च प्रपोज़ल में अभी तक के जितने स्टेप्स हैं, उन सबको हम लिखते हैं। रिसर्च प्रपोज़ल में चूँकि हम इंडिया में कर रहे हैं, तो हमें ये जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं कि ये रिसर्च पैसे के हिसाब से मैंने क्यों लिया। बट बेसिकली आप ऐसा तो नहीं ले सकते कि आप पूरे अमेरिका के डाटा को आप लगे एनालाइज़ करने और अमेरिका विज़िट करना पड़े। फिर तो कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी गवर्नमेंट आपको उस लेवल का हो सकता है फंड प्रोवाइड ना करे। और अगर रेलेवेंट है तो कर दे। तो एक रेलेवेंस का भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को देखना होता है रिसर्च प्रपोज़ल बनाते समय। और रिसर्च प्रपोज़ल के जो मेन चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स होते हैं, उसमें ये रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों है? इससे हमारे देश को, मुझको और मेरे सेंटर को क्या फ़ायदा होगा? कौन-कौन से डाटा लाऊँगा मैं? क्या मेरा रिसर्च डिज़ाइन होगा? क्या टाइम पीरियड होगा? क्या डाटा कलेक्शन के मेथड्स होंगे? कैसा लिटरेचर रिव्यू रहेगा? ये सारी चीज़ें आप रिसर्च प्रपोज़ल में आप लिखते हैं पॉइंट वाइज़। उसके बाद रियल रिसर्च जो है स्टेप 6 से शुरू होता है। जब आपने रिसर्च प्रपोज़ल बना लिया, बता दिया, यानी एक प्लान जो है कागज़ में आ गया। रिसर्च प्रपोज़ल क्या है? कभी आपने प्लान किया रहेगा तभी तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल बन के आता है। जब वो बन के आ गया तब आप डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। डाटा कलेक्शन में किस टाइप का आता है, आप जाते हैं और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बन के जाते हैं, या फिर आप इंटरव्यू लेते हैं, या डायरेक्ट डाटा निकालते हैं, सेकेंडरी डाटा निकालते हैं, क्वेश्चनेयर बना के मेल करते हैं, फ़ोन से क्वेश्चनेयर करते हैं, या किसी अन्य साधन से क्वेश्चनेयर करते हैं। उसके बाद डाटा लेके आएँगे, डाटा का आप एनालिसिस करेंगे, कोडिंग, डिकोडिंग करेंगे, एडिट करेंगे, उसमें से जो डाटा में कई सारे नॉइज़ आते हैं, मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं, उनको हटाना ही एडिटिंग बोलते हैं। कोडिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उस डाटा के हिसाब से आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और जनरलाइज़ करेंगे, यानी थ्योरी बनाएँगे उसके आधार पर। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे कि अम, अपना रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट में आपको कल बताया जाएगा क्या-क्या लिखना होता है और कैसे-कैसे लिखना होता है। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ लेते हैं, 5 मिनट समय है अपने पास।
कोहोर्ट स्टडी जिनका भी सवाल है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यू आर अलाउड। नमस्ते भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम बात करेंगे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी की, तो वो भैया किस रिसर्च में आएगा? फंडामेंटल रिसर्च में? यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उनको पढ़ के बताऊंगा, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। कोहोर्ट स्टडीज मैंने बताया, आप किसी ग्रुप को किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉपुलेशन को जब आप स्टडी करते हैं तो उसको कोहोर्ट स्टडी कहते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H और राइट साइड में छोटा a, नल हाइपोथेसिस को H, राइट साइड में छोटा n। तो जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो दो टाइप की हाइपोथेसिस आप बनाते हैं। एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जिसको आप साबित करना चाहते हैं, जिसको आप एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मान लीजिए मैडम क्यूरी ने रिसर्च करा होगा, है ना, तो रेडियो एक्टिविटी पे, तो वो एक्सेप्ट कराना चाह रही होगी कि लोहे में भी एक रेडियो एक्टिविटी होता है ना। बट टेस्ट किया, डाटा कलेक्ट किया और सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए तो पता चला नहीं, लोहे में रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है। तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस उनका ये था कि लोहे में हाइड्रो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी होता है, बट वो रिजेक्ट हो गया, है ना। सिमिलरली उन्होंने और क्या एक्सेप्ट हो गया, नल की लोहे में नहीं होता है, जो कि रिसर्च सही था। यानी नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होना भी रिसर्च के सही होने का प्रमाण होता है, बशर्ते प्रोसेस सही हो। सिमिलरली जब उन्होंने रेडियम में रेडियो एक्टिविटी करने की कोशिश करी होगी मैडम क्यूरी ने, तो पता चला होगा कि हाँ रेडियम में है, तो इसका मतलब क्या था, उनका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हुआ। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना, समझिए। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि रिसर्च गलत है, या रिसर्च हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि रिसर्च सही है, बस ये है वो बस प्रूव नहीं हुआ। कल आप लोगों को पता चलेगा। इसके अलावा जी पूछिए आप, एक सवाल बस। हेलो सो टाइप्स ऑफ टेस्ट पे बता दीजिए, काई स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर, टी टेस्ट तो कहते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये इतना समझा पाना आसान नहीं है। ये ज्यादातर स्टैटिस्टिकल पार्ट है, कल पूरा दिन स्टैटिस्टिकल पार्ट का रहेगा। इसमें एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट और बाकी टेस्ट आपको समझा दिया जाएगा। ये थोड़ा आप आज का क्लास करेंगे क्योंकि सीक्वेंस में ये क्लास का सिलेबस अरेंज किया गया है। आज ये जो मैंने इतना बता दिया, इसके बाद जो पैराडाइम आएगा, सोशल साइंस रिसर्च आएगा, बाकी चीजें आएंगी, वो आपके दिमाग में बैठते चला जाएगा। अभी के बाद जो 2 लेक्चर्स हैं वो फिलोसॉफिकल हैं, वो जनरली आपको किसी किताब से या किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कहीं किसी भी अनअकैडमी या किसी भी सब्सक्राइब को जहां से भी आप कर लीजिए, कहने का अर्थ ये है नहीं मिलेगा, है ना। और मिलेगा भी तो इस रूप से समझा नहीं पाएंगे। तो आज जो इसके बाद जो 2 क्लासेस हैं वो फिलोसॉफिकल, इसके बाद आप टेस्ट समझने के लायक, मतलब सीक्वेंस में है, समझ में आपको आने लगेगा। अभी तक इतना था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एक बार मैंने रिफ्रेशर दिमाग में एक बार करवा दिया। और एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पूछा ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें हाइपोथेसिस करने की जरूरत नहीं है। नैरेटिव रिसर्च है, जो लिटरेचर का आप रिसर्च करते हैं हिंदी साहित्य का, तो उसमें आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हाइपोथेसिस बिना बनाए भी कर सकते हैं। भाई साहब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को एक बार डिफाइन कर दीजिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये होता है जब आप किसी चीज को, बेसिकली समझिए, इट इज बिगिनिंग ऑफ रिसर्च में किया जाता है, स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च में किया जाता है ना। आप किसी चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, शब्द से ही उसका नाम नहीं छुपा है उसका अर्थ, है ना। किसी भी चीज को आप एक्सप्लोर करने जाएंगे पहली बार, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोर आप करने जाते हैं जंगल में, है ना, और आप एक्सप्लोर बट रिसर्च में किसी मकसद के लिए जाएंगे, ऐसे एक्सप्लोर करने जाते हैं जंगल में, ऐसे ही आप घूम रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं। बट यहाँ क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया उससे समझिए, तुलसी का एक पौधा है जंगल में, उसको खोजने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, तुलसी के पौधे के बारे में थोड़ा बहुत आप जान गए कि तुलसी का पौधा है, ऐसा ऐसा होगा, एग्जैक्ट आप नहीं जान रहे, बट आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई भी रास्ता आप ले सकते हैं, कोई भी अप्रोच रहेगा,
स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच, एम्पिरिकल हो सकता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मानी जो सबसे पहला रिसर्च हुआ होगा ऐसा समझिए किसी भी विषय पर, वो एक्सप्लोरेटरी नेचर का ही रहा होगा। समझ गए? और एक्सप्लेनेटरी क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी वो आगे का प्रोसेस होता है, उसमें वेरिएबल आप बना चुके हैं, इसका मतलब दोनों वेरिएबल के बारे में आप जान चुके हैं। एक्सप्लोरेटरी में कोई जरूरी नहीं है कि आप जान रहे हो सकता है कि बहुत कम जान रहे हो या बिल्कुल भी नहीं जान रहे हो। एक्सप्लेनेटरी में दो वेरिएबल के बीच में, दो फेनोमेना या दो इवेंट के बीच में आप रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस नाम से ही वो भी क्लियर है। जी भाई आप सभी का अब बस करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और करेंगे। जी धन्यवाद। ओके, धन्यवाद रोहित जी। तो ये सेशन आपकी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक चाहते हैं या फिर कंटिन्यू रखना है इसी को? So 5 minutes break, please. ओके फाइन, तो हम लोग 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।